नमस्कार छात्र। आज 4 जून 2021 वार शनिवार की जो कक्षा है, उस कक्षा में विषय वस्तु के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान के आज बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आज प्राकृतिक वातावरण में मैं आज कक्षा लेने के लिए बारे में सोचा हूँ, तो मैंने आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो प्रकरण है, यह बीएड प्रशिक्षण में इस विषय की या इस विषय वस्तु के बारे में आपने काफ़ी प्रयोग भी किया है, इसको सुना भी है, इसको समझा भी है। इस प्रकरण में मूल रूप से जो बात की जा रही है, वह आपने जिन जिन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में आपने पढ़ाया होगा, उसके संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ कि जैसे छात्र को आप शिक्षण करवाते हैं, उससे पहले उसका विश्लेषण या उसकी योजना, उसका प्रारूप पहले बनाते हैं। उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना चाहता हूँ, और उसके इर्द गिर्द की जो विशेष वस्तु है, उसको एकत्रित करके, उसका डाटा संग्रहित करके, उसकी योजना बनाकर उसके सामने फिर छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक उसी तरह से विषय वस्तु के जो शिक्षण शास्त्री, यानी कि आप जिस छात्रों को पढ़ाओगे उसके संबंधित जो विश्लेषण है, उसके चरण क्या है, किन चरणों के आधार पर आप छात्रों की योजना के अनुसार आप उनको पढ़ाते हैं, उनकी रूपरेखा को प्रस्तुत करते हैं, और उसी के आधार पर जो सोपान बने हैं, उन सोपानों के आधार पर आप छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसकी पाठ्य योजना बनाते हैं, उसके कंटेंट बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बना के, उसके सारे मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से उसके बोध प्रश्नों को लेकर आप छात्रों के सामने उपस्थित होते हैं। तो उसकी एक बिल्कुल विविध तरीके से, एक पूरी व्यवस्थित तरीके से एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है। उन्हीं सोपानों के आधार पर छात्रों को जो पढ़ाया जाता है, वो पूर्णतः रुचिकर ढंग से अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करते हुए, अपने आप को शामिल करते हुए छात्रों को एक रुचि का जानकारी, एक ज्ञानवर्धक जो कोश है आपके पास, वो कोश देने का प्रयास करते हैं। एक खजाना है जो सामने छात्रों के सामने आप देना पड़ेगा। बस कुल मिला के ये बात तय है कि आप इस बीएड पाठ्यक्रम में जो छात्रों को शिक्षण करवाते हैं, उस शिक्षण करवाने के पीछे छात्रों को ऐसी जानकारी मुहैया कराना, उनको ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना कि छात्रों को सरल ज्ञान, सटीक ज्ञान और रुचिपूर्ण तरीके से, रुचिपूर्ण शिक्षण विधियों और मेथड के साथ छात्रों के सामने कैसे प्रेजेंटेशन करें, यह आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। एक शिक्षक बीएड पाठ्यक्रम के दौरान जब शिक्षण कार्य करता है और कराता है, अपने छात्रों को जो जानकारी प्रदान कर रहा है, जो ज्ञान देना चाहता है, उस ज्ञान में वो काफ़ी मशक्क़त करता है, काफ़ी मेहनत करता है। विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से उसमें कंटेंट लाता है। जो कंटेंट पाठ्य पुस्तक में है, उसके अलावा भी इर्द गिर्द पाठ्य पुस्तकों से वो कंटेंट लाकर जोड़ता है। वह इर्द गिर्द संसाधनों से वो छात्रों के लिए टीचिंग एड तैयार करता है। वह विभिन्न कंटेंटों के माध्यम से छात्रों के लिए एक व्यवस्थित पाठ्य योजना का निर्माण करता है। जिन उद्देश्यों को वो लेकर कक्षा में उपस्थित होता है, उन उद्देश्यों को वो पूर्ण करते हुए कक्षा में पढ़ाता है। तो विषय वस्तु के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हमें जो सोपानों का जो चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करना है, जिसमें पहला जो आता है, हम विश्लेषण के माध्यम से हम शिक्षण शास्त्र का जो विश्लेषण कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ एनालिसिस। हम शिक्षण शास्त्रीय विषयों को जब एनालिसिस करेंगे तो हमें उन चरणों को मानना पड़ेगा, और पेडागोजी वही है जो आपका बीएड का पाठ्यक्रम है। तो उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जब आप छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसकी विस्तृत पाठ्य योजना बनाई जाती है, एक रूपरेखा बनाई जाती है। उसी रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का जो पहला चरण है, मैंने बताया था कि विषय वस्तु का इंट्रोडक्शन, परिचय किस तरह से कराया जाए, कंटेंट का इंट्रोडक्शन कैसे करा जाए, और उसके बाद इसका एनालिसिस कैसे करें।
जो कंटेंट लिया जा रहा है वो सबसे पहले उसके परिचय के बारे में बताएं, क्योंकि पहले विश्लेषणकर्ता अपना परिचय पहले देगा। किसका? जो पढ़ा रहा है, जो कक्षा में जो पढ़ा रहा है वो पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा कि वो किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जो पढ़ा रहा है। और वो जो पढ़ा रहा है वही अपना विश्लेषण कर रहा है, तो सबसे पहले उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है, उसको अपना परिचय देना ज़रूरी है। सबसे पहले उसको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए आकलन में कि जब उसका खुद का आकलन भी हो रहा है, विश्लेषण विषय वस्तु के साथ तो हो रहा है, लेकिन उसका स्वयं का भी आकलन हो रहा है, और विश्लेषणकर्ता का जब आकलन हो रहा है तो उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो एनालाइज़र का जो इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे पहले उसके विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए, वहाँ सबसे पहले उसका विश्वविद्यालय का नाम योजना में अंकित होना चाहिए। फिर वो किस महाविद्यालय से बिलोंग करता है, उस महाविद्यालय का नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद आती है वो कौन से सत्र में है, जिस सत्र में है उस सत्र का उल्लेख होना चाहिए। फिर उसका जो विश्लेषण का जो क्रमांक है वो क्रमांक वहाँ होना चाहिए। फिर उसका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर होना चाहिए। फिर उसका नाम होना चाहिए, वो कौन से विषय से पढ़ा रहा है और कौन से दिनांक से कहाँ तक उस प्रकरण को वो चलाएगा, जिसका वो विश्लेषण करेगा, छात्रों के सामने रखेगा। तो उस विश्लेषणकर्ता को उसकी दिनांक भी उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। इस तरीके से एक विश्लेषणकर्ता को अपना परिचय देना पड़ेगा। फिर दूसरा चरण जो बात कर रहा हूँ मैं, विषय वस्तु के विश्लेषण की जब बात कर रहा हूँ, दूसरा जो चरण आएगा विषय वस्तु के विश्लेषण की जो बात कर रहा हूँ मैं, एक विश्लेषणकर्ता जब किसी विषय वस्तु का विश्लेषण कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसकी योजना को, प्रारूप को बढ़ा रहा है, एक छात्रों के सामने कंटेंट को प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको सबसे पहले अपनी इकाई को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि कंटेंट क्या पढ़ाएगा ये पहले तय करता है। तो पहले विषय वस्तु की तैयारी कर लेगा। विषय वस्तु की तैयारी के आधार पर वो छात्रों के सामने जो भी पढ़ाना है, जो भी उसने कालांश लिए हैं, उनको प्रकरण के आधार पर उसकी इकाई और फिर उप इकाई दोनों ही उसको मेंशन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसको कालांश भी तय करने पड़ेंगे। मुझे इस इकाई में इतनी उप इकाइयाँ बन रही है, प्रत्येक उप इकाई को मुझे इन इतने या इतने कालांशों में मुझे पूर्ण करना है, यह भी तय करना बहुत ज़रूरी है। तो छात्रों के लिए और शिक्षक के लिए, एक शिक्षक जो पाठ्य योजना का जो या पाठ्य विषय वस्तु को लेके आता है, एक शिक्षक उसमें कितनी मेहनत कर रहा है, उसका सच्चा जो अवलोकन होता है, सच्चा एनालाइज़र होता है, वो उसका छात्र होता है, शिक्षक का। और शिक्षक का सही ढंग से जो मूल्यांकन जो करता है वो उसका छात्र ही कर पाता है। तो शिक्षक अपना 100% देने का प्रयास करता है, लेकिन छात्र उसमें कितना उसको गेन कर पा रहा है, ये शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मूल विषय पर बात आऊँ, विषय वस्तु के विश्लेषण की जो बात आ रही है उसमें इकाई तय करता है, फिर उसमें उप इकाई तय करता है। प्रत्येक उप इकाई में कितनी उप इकाई होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जैसे मान लीजिए मैं प्रकरण के तौर पर बता दूँ, भारत की कृषि की प्रमुख उपजें या भारत की प्रमुख फसलें। तो फसलें जो कहेंगे तो फसलें में भारत की बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन उपज उसके लिए बेटर रहेगा। तो भारत की प्रमुख उपजें और उपजों में भी ये तो प्रकरण रहा। अब इनकी जैसे हम उसकी 3 कैटेगरी कर लेते हैं उप इकाई के रूप में। रबी की फसल है, खरीफ की है, जायद की है। अब ये 3 उप इकाई हुए। अब इन 3 उपायों को या उप इकाइयों को कितनी कक्षाओं में हम पूर्ण कर सकते हैं? तो रबी की हम 2 कक्षा में कर सकते हैं, जायद की 2 कक्षा में, खरीफ की 2 कक्षा में। तो कुल मिला के ये इकाई को हम 6 कक्षाओं में या 6 कालांशों में
पूर्ण कर सकते हैं। अब ये तो बात तय हो गई, विषय वस्तु का विश्लेषण भी हो गया, दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। तो छात्रों, आज के लिए तो मैं इतना ही आपको दे पाऊँगा, समय की अवधि सीमित है। फिर भी मैं कल इसके ऊपर आगे आने वाले सोपानों के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।